हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इसमें यूनिट 7 है जो आपका उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बता रहे। तो क्वेश्चन आपके सामने ये देखिए, भारतीय विकास की रणनीति में नई आर्थिक नीति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन आपसे किस टाइप से पूछ सकता है ये भी देखिए। नई आर्थिक नीति के विभिन्न चरणों का विशेषण उल्लेख करते हुए भारत के विकास का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भारत में 1991 के विकास की रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपका क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, जो भारत में 1991 के जो विकास है, आर्थिक विकास के ऊपर क्वेश्चन आएगा ना, तो आंसर आपको यही सब लिखना है। आर्थिक विकास 1991 से आपका क्वेश्चन बनता है, तो ठीक है, या नई आर्थिक नीति से। तो आप ये देख सकते हैं, इसका आंसर हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाले गाइस। और ये बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के क्लासेस है और क्लास ही से ये 11। इससे पहले भी हमने 10 क्लासेस करा चुकी है, अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस, यहाँ पर हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो 90% जो चांस होते हैं आपके ऑफलाइन पेपर में आए, ठीक है। तो पेपर से पहले ना सभी वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिएगा और सभी वीडियो देख लीजिएगा। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, ठीक है। तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। तो ये देख सकते हैं, 1991 की नई आर्थिक नीति। जून 1991 में नरसिंह राव सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान की। तो जो ये नरसिंह राव थे ना, सरकार बनी थी, जो उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी, एक नया मोड़, एक नया तरीके से उन्होंने आर्थिक नीति को चलाया। यह दिशा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के रूप में जाने पूरे देश में आर्थिक सुधारों के रूप में लागू किया गया है। तो आपको पता चल गया ना, जो नई आर्थिक नीति है वो 3 पर टिकी हुई है। पहला तो आपका उदारीकरण है, निजीकरण है, वैश्वीकरण है। इन तीनों के बारे में इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे गाइस। और ये नई आर्थिक नीति ने इन 3 सुधारों के ऊपर टिकी पड़ी है, ठीक है। नई आर्थिक औद्योगिक नीति के तहत सरकार के कई ऐसे क्षेत्रों में निजी कंपनियों को प्रवेश करने की अनुमति दी जो पहले केवल सरकारी क्षेत्रों के लिए आरक्षित थे। और जब से नई आर्थिक नीति लागू हुई है ना, पहले तो लोग कहाँ अपने सरकारी क्षेत्रों में ही करते थे, लेकिन अब निजी क्षेत्रों में भी ना जो सरकार अपनी कंपनियों को स्थापित कर सकते हैं। इस नई आर्थिक नीति को लागू करने के पीछे मुख्य कारण भुगतान संतुलन का नियंत्रण नकारात्मक होना था। जब हम भुगतान संतुलन करते हैं ना गाइस, तो उसमें नकारात्मक जो प्रभाव पड़ रहा था ना, उसके कारण ये इसे लागू किया गया कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सके, लोगों का इसका बेनिफिट हो सके। आज़ादी के बाद 1991 का साल भारत के आर्थिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इससे पहले देश एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। तो जो 1990 से पहले आप समझ सकते हैं ना, जो देश था एक आर्थिक संकट से, जब से 1991 में जो नई आर्थिक नीति के नियम लागू हुए ना, तो देश में एक मील का पत्थर, एक अच्छे से जो आप कह सकते हो वो साबित हुआ। और इसी संकट ने भारत के नीति निर्माताओं को नई आर्थिक नीति को लागू करने के लिए मजबूर कर दिया। संकट के उत्पन्न हुई स्थिति से सरकार को मूल्य स्थिरीकरण और सकारात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियों का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। स्थिरीकरण की नीतियों का उद्देश्य कमजोरियों को ठीक करना, जिससे राजकोषीय घाटा को विपरीत भुगतान संतुलन को ठीक किया जाए। सकारात्मक सुधारों ने कठोर नियमों को दूर कर दिया तथा जिससे सुधार को भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में भी लागू किया जाए। तो नई आर्थिक नीति का उद्देश्य यही था गाइस, कि अगर मान इससे पहले ना जो अपनी देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा जो संकट में थी, तो उन्होंने एक नया नियम लागू किया जिससे ना कि लोगों को बेनिफिट हो, सरकार को बेनिफिट हो, और जो भी उसमें सुधार किया जा सकता है, अच्छे अच्छे नियमों को लागू किया जा सके। तो यही थी आपकी नई आर्थिक नीति। तो अब आगे देखिए, और इन्हीं नीतियों का परिणाम है कि आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे विश्व स्तर के संस्था को भी मदद दे रहा है। और आज के टाइम में ना जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब पैसों के अकॉर्डिंग ना, जो अपना भारत देश है ना, विश्व स्तर मतलब दूसरे देशों की भी मदद कर रहा है अपने साथ साथ, ठीक है। तो ये देखिए, और जो 1991 की नई आर्थिक नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो ये आप देख सकते हैं। 1991 में तकनीकी केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति का शुभारंभ करने के पीछे मुख्य उद्देश्य थे। और ये आर्थिक नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, ठीक है।
फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारने के साथ साथ इसे बाजार के रूपरेखा के अनुरूप बनाना था। वैश्वीकरण आपको पता ही है गाइस कि एक देश से दूसरे देश में जो अपने व्यापार करते हैं ना, अपनी अर्थव्यवस्था को एक देश से दूसरे देश में निवेश करते हैं, उसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं बाजारों में भी वैश्वीकरण होता ही है। सेकंड पॉइंट है, मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाना और भुगतान असंतुलन को दूर करना। आर्थिक विकास दर को बढ़ावा, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करना। आर्थिक स्थिरीकरण को प्राप्त करने के साथ साथ सभी प्रकार के अनावश्यक प्रतिबंध को हटाना, एक बाजार अनुकूलन अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक परिवर्तन करना। मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, सभी प्रतिबंध हटा देना चाहिए, सभी अपने योग्यता के अनुसार अपनी आर्थिक स्थिति कर सकते हैं। प्रतिबंधों को हटाकर माल, सेवा, पूंजी तथा संसाधन उद्योगों और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की अनुमति प्रदान करना। जो प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे ना, जो नियम कानून है आपसे हटा दिए जाएंगे, तो अपनी माल, सेवा, पूंजी और मानव संसाधन को आप एक देश से दूसरे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना बेच सकते हैं, ला सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना। यही कारण है कि सरकार के आरक्षित क्षेत्रों की संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया है। अपने मतलब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना है और एक देश से दूसरे देश में अपने व्यापार भी करना है। 1991 के माध्यम की शुरुआत में भारत सरकार ने व्यापार, विदेश निवेश, विनिमय दर, उद्योग, राजकोषीय व्यवस्था आदि को असरदार बनाने के लिए अपनी नीतियों में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन किए ताकि अर्थव्यवस्था की धार को तेज किया जा सके। और सरकार ने ना अपने कुछ परिवर्तन भी किए जिससे ना उनकी अर्थव्यवस्था और पहले से ज़्यादा सही और सुधार किए गए, जिससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो। नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य एक साधन के रूप में अर्थव्यवस्था की दिशा में अधिक प्रतिस्पर्धा माहौल का निर्माण करने की तथा उत्पादन और कार्यकुशलताओं में सुधार लाना। जो नई आर्थिक नीति का एक उद्देश्य ये भी था ना, जो प्रतिस्पर्धा, जैसे आप कंपटीशन कह सकते हैं गाइस, एक दूसरे से करके और अपने माहौल में सुधार लाना था और नए जो निर्माण करना, उत्पादन करना, अपने व्यापार करना, सुधार करना। अब ये तो हो गई। अब ये देखिए जो इसके कदम क्या क्या उठाए गए थे, जो मेन पॉइंट आपका बनता, देखिए नई आर्थिक नीति के तहत निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। ऐसी गाइस आपको ना हेडिंग डाल के आंसर लिखने हैं आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो। वाणिज्य बैंकों द्वारा ब्याज दर का स्वयं निर्धारण। उदारीकरण नीति के तहत सभी वाणिज्य बैंक ब्याज की दर से निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की दरों को मानने की कोई बाध्यता नहीं होगी। इसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है ना, जो बैंक है उसके ब्याज दर से उन्हें मुक्ति मिलेगी। उनके जो नियम कानून होते हैं उन्हें मानने के लिए ना कोई भी उन पर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, वो स्वतंत्र रूप से अपने फैसले खुद ले सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट देखिए, लघु उद्योग के लिए निवेश सीमा में वृद्धि। लघु उद्योग में निवेश की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई, जिससे कंपनी अपनी मशीनरी को उत्तम बनाने के साथ साथ अपनी कार्यकुशलता में सुधार कर सकते हैं। गैस पहले कम थी, अब 1 करोड़ हो गई है, जिससे ना वो उनका विकास भी होगा और अपने कार्यकुशलताओं में ना सुधार भी कर सकते हैं, कोई कमी होती है तो। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है, सामान आयात करने के लिए पूंजीगत स्वतंत्र। मतलब सम्मान, भारतीय उद्योग अपने समग्र विकास के लिए विदेशों में मशीन और कच्चा माल खरीदने के लिए स्वतंत्र है। जो भारत के लोग हैं ना, विदेशों से ना अपनी मशीन, कच्चा माल, ये बाकी चीज़ें खरीद सकते हैं, वो स्वतंत्र है, उनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स या कर नहीं लगाया जाएगा। और ये मेन पॉइंट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, उद्योगों के विस्तार और उत्पादन के लिए स्वतंत्रता। इस नई उदारीकृत युग में अब उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता में विभिन्नता लाने और उत्पादन की लागत को कम करने के लिए स्वतंत्र है। इससे पहले सरकार उत्पादन क्षमता की अधिकतम सीमा तय करती थी कि कोई भी उद्योग इस सीमा के से अधिक उत्पादन नहीं कर सकता था। अब उद्योग बाजार की आवश्यकता के आधार पर स्वयं अपने उत्पादन के बारे में फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। तो इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया ना, अब कोई भी किसी भी अपना डिपेंड नहीं होता है गाइस, वो अपने स्वतंत्र अपने उत्पादन के फैसले खुद ही ले सकता है। उसे कहाँ बेचना है, कहाँ नहीं बेचना है, और कौन से बाज़ार में आपको उसकी कीमत सही मिल सकती है और कहाँ नहीं मिल सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उदारीकरण और वैश्वीकरण और निजीकरण, इनके बारे में आप देखिए। पहले है उदारीकरण, औद्योगिक लाइसेंस और पंजीकरण को समाप्त करना। इससे पहले निजी क्षेत्रों को एक नया
उद्यम शुरू करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। इस नीति में निजी क्षेत्रों को लाइसेंस और अन्य प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया है। अब ना पहले मान लीजिए, पहले ये था कि जो व्यापार शुरू करने के लिए एक लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी होता था कोई भी व्यक्ति, लेकिन अब ना इसे मुक्त कर दिया। अब कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी प्रतिबंध नहीं है किसी पर भी, उदारीकरण के आने के बाद। अब देखिए, निम्न उद्योगों के लिए लाइसेंस अभी भी आवश्यक है। कुछ जो काम ऐसे होते हैं ना, व्यापार ऐसे होते हैं, उनके लिए लाइसेंस अभी भी जरूरी है। वो इसी है, परिवहन और रेलवे, इनके लिए जरूरी है। परमाणु खनिजों का खनन, परमाणु ऊर्जा, इन सभी के लिए भी लाइसेंस चाहिए अगर ये कार्य आप करना चाहते हैं तो जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है निजीकरण। तो निजीकरण होता क्या, देखिए, साधारण शब्दों में निजीकरण का अर्थ है निजी क्षेत्रों द्वारा उन क्षेत्रों में उद्योग लगाने की अनुमति देना जो पहले सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित थे। तो मतलब इसका ये मतलब है ना कि जो पहले जो क्षेत्र होते थे, पहले कौन उसके सार्वजनिक क्षेत्र में ही वाले लगा सकते थे, लेकिन अब ना निजीकरण के अकॉर्डिंग वो एक अनुमति ये मिल गई है कि अब आम व्यक्ति भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अपना उद्योग लगा सकता है, अपना व्यापार कर सकता है। इस नीति के तहत कई सार्वजनिक क्षेत्रों में उपकरणों को निजी क्षेत्र को बेच दिया गया, और जो उपकरण है ना सार्वजनिक क्षेत्र के, उसे अब निजी क्षेत्रों में भी बेचा जाने लगा। निजीकरण वह प्रक्रिया जिससे निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के मालिकाना का हक हस्तांतरण निजी हाथों में हो जाता था। अब जो निजीकरण के आने से ना ये होता है ना, हर व्यक्ति मतलब मालिक बन जाता है, अपने हक के लिए अपना खुद ही काम करता है अपने हाथों में, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका वैश्वीकरण, जो ये लास्ट पॉइंट है। तो देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ वैश्विक या विश्व भर में फैलाने से है, अन्यथा व्यापार को पूरी दुनिया में ले जाना है। वैश्वीकरण का अर्थ मोटे तौर पर विदेश निवेश, व्यापार, उत्पादन और वित्तीय मामलों के संबंध में बाकी दुनिया के साथ घरेलू अर्थव्यवस्था को जोड़ना है। तो गाइस, सिंपल शब्दों में आपको वैश्वीकरण का अर्थ बताया ना, तो अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण होता है। मान लीजिए आप भारत से इंग्लैंड, पाकिस्तान, आप कहीं भी ना अपनी अर्थव्यवस्था का प्रचार कर रहे हैं, आप एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश में पहुंचा रहे, इसे वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के लिए उठाए गए कदम, वैश्वीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है आयात दरों में कटौती। आयात पर सीमा शुल्क लगाया गया और निर्यात पर लगाए गए शुल्कों को धीरे धीरे घटाया गया ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक निवेशों के लिए आकर्षण बनाए जा सकते। जो पहले जो टैक्स लगते थे ना आयात निर्यात में आने जाने में, उन्हें धीरे धीरे ना कम कर दिया गया, जिससे ना अर्थव्यवस्था को फैलाया जा सके भारत की। दीर्घकालीन व्यापार नीति, विदेशी व्यापार नीति को लंबी अवधि के लिए लागू किया गया। नीति की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। उदार नीति, विदेशी व्यापार पर सभी प्रकार के नियंत्रण हटा दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बाजार में खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहित किया गया, कंपटीशन को। मुद्रा की आंशिक परिवर्तनशीलता, आंशिक परिवर्तनशीलता का अर्थ है भारतीय मुद्रा को अन्य देशों की मुद्रा में एक निश्चित सीमा तक परिवर्तन करने से है। इसका सीधा फायदा ये हुआ कि अब विदेशी निवेश या भारतीय निवेश अपनी मुद्रा को आसानी से एक देश से दूसरे देश में ले जा सकते हैं। अपनी मुद्रा पैसे को एक देश से दूसरे देश में ले जा सकते हैं, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया गाइस। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए एंड आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी उन वीडियो को जरूर देख के जाइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप नहीं है तो। थैंक यू।